प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि इस समय हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत के भूगोल में हम अब तक जो है जैव विविधता से संबंधित चीजों को पढ़ रहे थे। अब हमारा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला अध्याय होगा अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो हमारे अध्याय का नाम होगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम हमारे अध्याय का नाम होगा। और इसमें हम मुख्य रूप से आज जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सब टॉपिक होगा। ये हमारे अध्याय का नाम होगा, हमेशा ये चलता रहेगा। इसमें हमारा टॉपिक जो होगा सिंधु नदी तंत्र। आज हम लोग जो है अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि अपवाह, पहली बात तो अपवाह क्या चीज होता है। अपवाह ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे सारे जल जो है बह कर लेकर जाए जाते हैं, जिस सिस्टम के द्वारा उसे अपवाह तंत्र कहा जाएगा। ठीक है, प्राय इसमें जो है नदियां शामिल होती हैं। ठीक है, नदियां शामिल होती हैं, तो वो सब हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखेंगे। मतलब किसी क्षेत्र में जो है जल किस तरीके से बहा कर जा रहा है या बहकर जा रहा है, वही चीज अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। और इसमें देखिए, अपवाह तंत्र में भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो है पूरे क्षेत्र, पूरे भारतीय भूभाग को दो भागों में बांट कर रख दिया गया है। एक तो प्रायद्वीपीय भारत होता है, एक उत्तरी भारत होता है या हिमालयी भारत। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं और हिमालयी नदियां या उत्तरी भारत की नदियां होती हैं। तो इसमें जो है हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नदियां पढ़ेंगे, या इन्हीं को हिमालयी नदियां कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर में जो हमें नदियों के बारे में या हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ना है, उसमें हम मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, और इसके बाद जो है गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं, वहां से हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत में नदियों को दो कैटेगराइज में किया गया है। तो एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और दूसरी जो है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देखें। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं, जैसे आप देखेंगे महानदी है, ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, नदियों। इसके बाद आप देखेंगे जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में जो है नदियां गिरती हैं, दो नदियां मुख्य रूप से हैं, नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तमाम और नदियां हैं, जैसे अभी आप देखेंगे भरतपुजा है, केरल में वेम्बनाड है। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे माही नदी है। ठीक है, तो बहुत सारी नदियां हैं जो इधर गिरती हैं अरब सागर में। तो हम उनको जो है एक एक करके उनका अध्ययन हम लोग करते चले। तो इसमें हम जो है मुख्य रूप से जो है जो महत्वपूर्ण नदियां हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले जो इसकी कुछ भूमिकाओं को देख लेते हैं। जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम लोग सीख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। तब इसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो अभी तो हम सिंधु नदी तंत्र यहाँ मिटा दे रहे हैं। हमें मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र ही यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपवाह तंत्र के बारे में नोट, अपवाह तंत्र से आशय उस क्षेत्र से
जहाँ का जल बहाकर ले जाया जाता है, ठीक है, उसे हम अपवाह तंत्र कहेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। एक इसमें अपवाह तंत्र से संबंधित हो गया, एक इसमें आएगा अपवाह ध्रुवी। ठीक है, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी रहेगा, अपवाह ध्रुवी। अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी क्या होता है? ठीक है, अपवाह द्रोणी का मतलब ये होता है कि अपवाह तंत्र यानी कि उसकी सहायक नदियां, ठीक है, एक मेन नदी होगी और उसकी सहायक नदियां होंगी, इन सभी को मिला करके जो है अपवाह द्रोणी बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग नोट करेंगे, नदी तंत्र यानी कि सहायक नदियों सहित नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र। नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, अपवाहित क्षेत्र इतना ही समझ लीजिएगा आप लोग कि नदी तंत्र मतलब सहायक नदियां, ठीक है, द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं, सॉरी अपवाह द्रोणी कहते हैं। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। एक होता है अपवाह, या यहाँ पे एक नदी द्रोणी। नदी द्रोणी क्या चीज होता है? नदी द्रोणी। नदी द्रोणी क्या होता है? बड़ी नदियों का ग्रहण क्षेत्र। बड़ी नदियों का, बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र। और एक होता है सांभर, नदी संभर। यहाँ क्या होता है? छोटी नदियों का अपवाहित क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है? छोटी नदियों का अपवाहित क्षेत्र। जब बहुत बड़ी नदी का सिस्टम है पूरा, ठीक है, बहुत नदी बहुत बड़ी है तो हम उसे क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कह देंगे। और अगर छोटे में है, नदी है या छोटा सा नाला टाइप का है, तो उसके अपवाहित क्षेत्र को हम संभर, नदी संभर कह देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा, नदी संभर या जल संभर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। तो इतना जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भारत में वाह तंत्र, भारत में वाह तंत्र की बात अगर हम लोग करेंगे तो अपवाह तंत्र को जो है दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ग में हम इसको विभाजित करेंगे। एक यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हिमालयी नदियां, हिमालयी, हिमालयी नदी, या उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र।
यहाँ है प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रायद्वीपीय नदी या दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ आप जो है मुख्य रूप से हिमालयी नदियां, ठीक है, सबसे पहले तो हम हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो हमारी हेडिंग सबसे पहले पड़ेगी हिमालयी नदियां, ठीक है, या हिमालयी अपवाह तंत्र, इसको हम मिटा दे रहे हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 नदियों के अपवाह तंत्रों को पढ़ेंगे। पहला क्या है इसमें, पहला सिंधु नदी तंत्र है, दूसरा क्या है इसमें गंगा नदी तंत्र है, और तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। अगर हम तीनों को भली भांति से पढ़ लेते हैं तो हमारा हिमालय नदी या उत्तर भारत की नदियों से संबंधित अपवाह तंत्र का अध्ययन पूर्ण माना जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इसमें देखते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत मुख्यतया सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो हम 3 नदी तंत्रों को, 3 नदी अपवाह तंत्रों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र या सिंधु अपवाह तंत्र कह सकते हैं आप, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे सिंधु अपवाह तंत्र, हमारी पहली हेडिंग होगी सिंधु अपवाह तंत्र। तो हमें यहीं पे आना था, तो हमने पूरा ग्राफ को बनाते हुए, ठीक है, पूरा डिजाइन करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमें पढ़ना क्या है, सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। किसी भी नाम से आ सकता है, तो इसको आप जो है सिंधु नदी तंत्र भी कह सकते हैं, या इसी को आप लोग जो है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, पढ़ा सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो आप लोग जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में यहाँ हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, देखिए सिंधु नदी तंत्र क्या चीज है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है, ठीक है। तो सिंधु नदी की लंबाई की बात करें, सिंधु नदी की लंबाई, लंबाई से मतलब यहाँ संपूर्ण, ठीक है, या ऐसा आप लिख लीजिए सिंधु नदी की संपूर्ण लंबाई 2880 किलोमीटर, ठीक है, जो विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसकी लंबाई अगर देखेंगे, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर,
1114 जो है भारत में इस नदी की लंबाई है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम देखें कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो इसका उद्गम तो तिब्बत, पहली बात तिब्बत की कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी में बोखलचू स्थान, कैलाश श्रेणी में बोखलचू स्थान है, और वहां पे जो है सिंगी खंबान या शेरमुख के निकट सिंगी खंबान या शेरमुख हिमनद से कहने का मतलब इसका जो उद्गम स्थान है, इस उद्गम स्थान को आप लोग समझ लीजिएगा कि तिब्बत में है कैलाश श्रेणी, ठीक है, मानसरोवर झील के पास है, ठीक है, तो वहाँ बोखलचू के निकट है, स्थान का नाम है, और वहाँ सिंगी खंबान या शेरमुख ग्लेशियर है, वहीं से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ लेंगे। तो ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट करेंगे। यह भारत में लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है। यह जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर आगे चलकर के जो है ये लद्दाख श्रेणी को काट देती है, ठीक है, आगे जो है लद्दाख श्रेणी को काट देती है और जम्मू कश्मीर और गिलगित वाले स्थान में ये प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। जो आगे चल करके जो है आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, मतलब कुल मिला के लद्दाख की श्रेणी का भी हम यहाँ पे मैप बनाएंगे, ठीक है, मैप के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तब तक आप लोग जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ कटने लगेगा, ठीक है। यहां से पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट यहाँ से पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान से प्रवेश करती है, ठीक है। तो भारत से कहा जाती है, पाकिस्तान में ये नदी जाती है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी झेलम
चिनाब, रावी, ब्यास, यौन, सतलज। सतलज इसकी सहायक नदियां हैं, इनको पंच नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं नदियों को जो है पंच नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। इसके अतिरिक्त इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक नदी श्योक है, श्योक, गिलगित, जुबा, नुब्रा। ठीक है, नुब्रा है, नुब्रा नदी। ठीक है, कुर्रम है, काबुल नदी है, आदि आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, प्राय ये सभी नदियां जो है इसके दाहिनी तरफ आके मिलती है। ठीक है, ये सभी नदियां इसके दाहिनी तरफ आके मिलेंगे। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। तो इतनी बातों को जो है आप लोगों ने इधर सीख लिया है। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, इस बातों को आप लोग जो है बेहद जानते रहिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि एक सिंधु नदी जल तंत्र समझौता भी हुआ है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग एक भारत का मैप बना लेते हैं, वहीं से हम बात को क्लियर करेंगे, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा भारत है, तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर तिब्बत है। ठीक है, यहाँ तिब्बत है। तिब्बत में जो है यहाँ पे कैलाश, कैलाश श्रेणी है। ठीक है, कैलाश श्रेणी है। आप जो है इस नदी को सीधा यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ पे पहुंचा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर, यहाँ अरब सागर है, और ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान का यहाँ पे कराची है, कराची। ठीक है, कराची है। यहाँ पर जो है एक श्रेणी है। ठीक है, हम देखेंगे कि श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, और यहाँ पर जो श्रेणी है ये जास्कर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? जास्कर। कैलाश मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील यही है, सॉरी, मानसरोवर, मानसरोवर। ठीक है, कैलाश में भी यही है, गोखल नामक स्थान पर है। ठीक है, ये पूरा तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, उसको तिब्बत कहेंगे, तिब्बत। यहाँ से निकली नदी। ठीक है, अब जो है इसमें जो है एक नदी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से हम निकालते हैं एक नदी, इसको जो है चिनाब कहेंगे। कौन सी नदी है? चिनाब। ठीक है, चिनाब में एक नदी आके मिलती है, इसका नाम झेलम है, झेलम। ये झेलम है। चिनाब जो है वैसे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इसके बाद जो है एक नदी यहाँ पर
ये आपका है, यहाँ से लाइए एक रावी मिला दीजिए, ये रावी है, ठीक है, ये रावी है, ये सतलज है, और यहाँ पर एक नदी मिलता है, इसका नाम ब्यास है। कौन सी नदी है? ब्यास। तो 5 नदियां हैं। ध्यान रहे कि जो ब्यास नदी है वो पंजाब में मिलती है, ठीक है, पंजाब में जो है सतलज नदी से मिल जाती है। इसके बाद जितनी भी नदियां हैं वो सब जा करके चिनाब, चिनाब मेन नदी है, चिनाब जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, वो फिर जा करके पाकिस्तान में मिठनकोट में मिलती है। कहाँ मिलती है? मिठनकोट या मिठानकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। यहाँ पर जाके सभी नदियां जो है संगम करती हैं, यानी सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। तो इसकी सहायक नदियां जो 5 नदियां हैं, ठीक है, इनको जानते रहिएगा। इनका क्रम है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो इनका जो ये क्रम है, क्रम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ है, इसको 1960 में, इसको यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960, ठीक है। 1960 में एक सिंधु नदी जल संधि या समझौता हुआ था। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि ऊपर की 3 नदियों के जल का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करेगा। तो कितने प्रतिशत जल का इस्तेमाल करेगा? तो वो 80% जल का इस्तेमाल करेगा। और नीचे यानी कि आप कह सकते हैं कि पश्चिम पूरब, ठीक है। तो यहाँ जो है इसको आप पश्चिम की नदियां और इसको पूर्व की नदियां कह सकते हैं, क्योंकि इनका आधा थोड़ा पश्चिम साइड में है, तो इनको पश्चिम की नदियां, इनको पूर्व की नदियां कहते हैं। या आप कह सकते हैं ऊपर की 3 नदियां। ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब। तो इन 3 नदियों के जल का जो 80% जल है इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा। बचा 20% जल इसका उपयोग जो है कौन करेगा? भारत करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, यानी कि रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, नीचे की जो 3 नदियां हैं उनके 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो ये समझौता हुआ था। तो आप लिख सकते हैं कि यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान तथा 20% जल भारत उपयोग करेगा। 20% जल भारत उपयोग करेगा और 80% जल का उपयोग जो है वो पाकिस्तान करेगा, ठीक है। जबकि जबकि नीचे की 3 नदियां जो है रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास और सतलज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा। एवं 20% यहाँ पे बचा, एवं 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 20% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा।
ये सिंधु नदी जल समझौता या सिंधु नदी जल संधि हुई थी, ठीक है। तो इस संधि के तहत ये समझौता किया गया था। ऊपर की 3 नदियां यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, और नीचे की 3 नदियां यानी कि रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इनके 80% जल के उपयोग जो है भारत करेगा, ऊपर की जो है 3 नदियां, इनके 80% जल का उपयोग पाकिस्तान। शेष किसी का उल्टा है, बहुत सरल है, इसको समझ सकते हैं आप लोग, बहुत कठिन बात नहीं है। तो इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे, तो जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे इनके बीच में कुछ द्वीप क्षेत्र, दो द्वीप क्षेत्र बने हुए हैं। जैसे आप देखेंगे सिंधु और झेलम के बीच में जो द्वीप क्षेत्र है इसको सिंधु सागर कहा जाता है, ठीक है। चिनाब और झेलम के बीच में जो क्षेत्र होता है, द्वीप क्षेत्र होते हैं, द्वीप। द्वीप का मतलब होता है कि दो नदियों का क्षेत्र, ठीक है। दो नदियों का क्षेत्र जो होता है काफी उपजाऊ होता है, तो इन क्षेत्रों को द्वीप बोला जाता है और इनके नाम रखे गए हैं। जैसे अभी झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र को हम चट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको नोट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसको मिटा के पूरा करते हैं। इसको मिटा देंगे। सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित दोआब क्षेत्र। सिंधु नदी तंत्र के द्वारा जो दोआब क्षेत्र है इसको नोट करेंगे। जैसे आप देखेंगे सिंधु और झेलम एक तरफ से नोट करेंगे तो सही रहेगा। सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है उसको सिंधु सागर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंधु और झेलम, सिंधु एवं झेलम, सिंधु सागर, सिंधु सागर दोआब कहेंगे, सिंधु सागर दोआब कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि झेलम और चिनाब, या चिनाब एवं झेलम कह सकते हैं, चिनाब एवं झेलम, इनके बीच के जो है चट कहा जाता है, चट क्षेत्र, ठीक है। चट क्षेत्र या चट दोआब क्षेत्र या चार दोआब क्षेत्र ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखेंगे कि रावी और ब्यास, ठीक है, रावी और ब्यास के बीच के क्षेत्र को जो है आप जो है विस्ट, विस्ट कह सकते हैं, या यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं रावी और चिनाब के बीच, रावी एवं चिनाब, इनके बीच को रचना 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 दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र का लिखिए या रचना क्षेत्र कह सकते हैं। रचना दोआब क्षेत्र लिख लीजिए, याद रहेगा आपको क्षेत्र। यहाँ भी दोआब क्षेत्र लिख लीजिएगा, दोआब क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद जो है ब्यास और जो है बनते हैं सतलज, या ब्यास और रावी भी बचा है, ब्यास और रावी के बीच, ब्यास एवं रावी के बीच लिख लीजिएगा बारी, बारी दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, बारी दोआब क्षेत्र हो गया। और रावी और ब्यास और सतलज बचा है, ब्यास
एवं सतलज को विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट दोआब क्षेत्र के नाम से जाना है। ठीक है, तो इसको एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं कि ताकि आप लोगों को याद रहे, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित दोआब क्षेत्र, सिंधु और झेलम के बीच का दोआब क्षेत्र जो है उसको सिंधु सागर दोआब क्षेत्र के नाम से जानेंगे। फिर चिनाब, यहाँ देख लीजिए, चिनाब और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है उसको चंद के नाम से जानते हैं। रावी एवं चिनाब, यहाँ देख सकते हैं कि रावी नदी है, रावी नदी से, यही रावी नदी है, रावी और चिनाब के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, तो आप रचना दोआब क्षेत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद ब्यास और रावी के बीच का जो ब्यास है और रावी है इसके बीच के क्षेत्र को हम बारी दोआब क्षेत्र के नाम से जानेंगे। और ब्यास और सतलज जो भारत में ही पूर्णतया पड़ता है, इसको जो है हम विशिष्ट दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं।